अपने पति का सामान समेटते समय उसे एक बहुत ही अजीब बात पता चली, जिसके साथ उसने इतने साल बिताए। उसी पति ने अपने पर्सनल लॉकर में एक बेहद खौफनाक वीडियो टेप छुपा कर रखा था। इस टेप में जो था वो बहुत ही हैरान करने वाला था। एक जवान लड़की को एक नकाबपोश आदमी बेरहमी से तड़पा रहा था। पूरा वीडियो इतना असली लग रहा था कि सांसें रुक जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई एक्टिंग हो रही है। चूंकि ये वीडियो टेप उसके पति के पर्सनल लॉकर में मिला था, इसलिए उस बूढ़ी औरत का अपने स्वर्गीय पति पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया। उसके मन में कई शक पैदा हो गए। सच का पता लगाने के लिए उसने एक टॉप प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर रखा और उसे इस मामले की पूरी जांच करने को कहा। शुरुआत में डिटेक्टिव टॉम को लगा कि शायद ये कोई मामूली सी खराब फिल्म है और इसे लेकर इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस औरत ने जिद की कि वो पूरी फिल्म देखने के बाद ही अपनी राय दे। तो टॉम ने भी थोड़ा शक और थोड़ी उलझन के साथ उस रहस्यमय टेप को चालू किया, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि फिल्म का हर सीन इतना डरावना और असली होगा। वीडियो में दिख रही क्रूरता और लड़की के चेहरे पर दिख रहा खौफ देखकर टॉम के रोंगटे खड़े हो गए। ये सब देखकर उसकी रूह कांप गई। ये किसी भी तरह से कोई नकली एक्शन फिल्म नहीं लग रही थी, बल्कि ये किसी के साथ सच में हुई एक खौफनाक घटना का वीडियो लग रहा था। वीडियो देखने के बाद टॉम ने तुरंत सलाह दी कि इस टेप को पुलिस को सौंप देना चाहिए और केस दर्ज करवाना चाहिए, लेकिन उस औरत और उनके फैमिली वकील ने इस बात से इनकार कर दिया। उनका परिवार उस इलाके में काफी मशहूर था और वो किसी भी कीमत पर इस शर्मनाक बात से अपने परिवार की इज्जत खराब नहीं होने देना चाहते थे। उस औरत की सोच बिल्कुल साफ थी। उसे बस ये पता लगाना था कि इस वीडियो को किसने शूट किया है और क्या वीडियो वाली लड़की सच में मारी जा चुकी है। उसने कहा कि अगर टॉम इस जांच में उनकी मदद करता है तो वो उसे एक बहुत बड़ी रकम देंगे। टॉम अच्छी तरह जानता था कि वो बेचारी लड़की ही इस पूरे केस का इकलौता सुराग है। अगर किसी तरह उस लड़की की पहचान हो जाए तो वो उसी के जरिए इस वीडियो टेप का पूरा इतिहास खंगाल सकते हैं और इसके पीछे छिपे सच का पर्दाफाश कर सकते हैं। मुझे बस ये जानना है कि उस बेचारी लड़की की जान नहीं गई है। मुझे उसे जिंदा ढूंढ कर ला दो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं मार्क। आज हम बात करेंगे एक बेहद डार्क और मिस्ट्री से भरी फिल्म की, जिसका नाम है 8 मिलीमीटर। ये फिल्म एक रहस्यमयी टेप के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें दिखाया गया क्राइम इतना असली है कि आपकी सांसें रुक जाएं और इसके पीछे का सच तो इस टेप से भी ज्यादा डरावना है। तो चलिए आज इस खौफनाक राज से पर्दा उठाते हैं। उस औरत के घर से लौटने के बाद टॉम ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और इस मामले की जांच के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी बंदूक भी साथ रख ली। शायद उस वीडियो को देखने के बाद से ही उसे एहसास हो गया था कि ये एक बहुत ही खतरनाक केस होने वाला है। इसके बाद टॉम पुलिस स्टेशन के मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट पहुंचा। वहां उसने वीडियो के आधार पर बना लड़की का स्केच दिखाया, इस उम्मीद में कि शायद यहां से उस लड़की का कोई सुराग मिल जाए। लेकिन पुलिस वाले ने उसे बताया कि हर साल करीब 30 से 40 हजार लोग गायब होते हैं। हालांकि उन्होंने इन सभी लापता लोगों की डिटेल कंप्यूटर में सेव कर रखी है, लेकिन इतने सारे डेटा में से सिर्फ एक लड़की का रिकॉर्ड ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा मुश्किल काम है। अगर टॉम मेहनत करने को तैयार है तो उसे खुद ही कंप्यूटर पर फाइलें छाननी पड़ेंगी। ये सच में बहुत ही थका देने वाला और मुश्किल काम था। टॉम ने पुलिस स्टेशन में कई दिनों तक लगातार फाइलें छानी, लेकिन उसे उस लड़की से जुड़ा एक भी सुराग नहीं मिला। रोज रात को अपने कमरे पर लौटने के बाद वो वीडियो टेप को बार बार बहुत ध्यान से देखता था ताकि कोई छोटी सी भी डिटेल छूट न जाए। और एक दिन आखिरकार उसे वीडियो में एक बहुत ही खास डिटेल मिल गई। जिस रील पर वीडियो था वो बहुत पहले ही बननी बंद हो गई थी। इसका मतलब था कि ये वीडियो टेप कम से कम 6 या 7 साल पुराना था। टॉम ने तुरंत ये बात उस औरत को बताई और उससे कहा कि वो अपने लोगों से उन सालों के दौरान अपने पति के बैंक रिकॉर्ड चेक करवाए ताकि पता चले कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसी रात उसने वीडियो के मेन सीन्स के सारे प्रिंट आउट निकाले। उन्हें बहुत ही गौर से देखने और मिलाने के बाद उसे एक और बड़ी चीज दिखी। उस नकाबपोश आदमी के हाथ के पीछे एक 5 स्टार टैटू बना हुआ था और ये टैटू ही उस आदमी तक पहुंचने का सबसे बड़ा सुराग बन गया। आधे महीने से ज्यादा की कड़ी मेहनत के बाद टॉम को आखिरकार पुलिस के मिसिंग पर्सन रिकॉर्ड में उस गायब हुई लड़की की जानकारी मिल ही गई। लड़की का नाम था मैरी। फाइल में साफ लिखा था कि रिपोर्ट उस साल दर्ज हुई थी, यानी ये वीडियो बनने के बाद मैरी कभी लौटकर अपने घर नहीं आई। इस बात से ये लगभग तय हो गया था कि वीडियो में दिख रहा जुर्म एकदम असली था। ये सोचते ही टॉम अंदर तक सिहर उठा। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और मैरी के घर पहुंच गया। मैरी की मां बहुत ही कमजोर और दुखी लग रही थी। उसने टॉम को बताया कि मैरी उन दिनों बागी हो गई थी और अक्सर अपने सौतेले पिता से लड़ती रहती थी और कई बार तो वो रात रात भर घर नहीं आती थी। एक दिन जब वो मैरी की इन हरकतों से बहुत तंग आ गई तो उसने मैरी को खूब डांटा और मारा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन के बाद उसकी बेटी कभी घर वापस नहीं लौटेगी। हालांकि उसकी बेटी का गायब होना बहुत ही अजीब था। वो जाते समय न तो कोई कपड़े ले गई और न ही अपना जरूरी सामान, यहाँ तक कि कोई लेटर या मैसेज भी छोड़कर नहीं गई। मैरी की माँ खुद को इस बात के लिए बहुत कसूरवार मानती थी। आज भी उसने अपनी बेटी के कमरे सारा सामान वैसे का वैसा ही संभाल कर रखा था, जैसे उसकी बेटी बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई हो और किसी भी पल लौट आएगी। टॉम ने मैरी के कमरे में काफी देर तक अच्छी तरह छानबीन की, लेकिन उसे वहां कोई भी काम का सुराग नहीं मिला। लेकिन जाने से ठीक पहले उसे अचानक टॉयलेट के फ्लश टैंक में मैरी की एक डायरी मिल गई। दरअसल मैरी ने घर छोड़ने से पहले अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। उसने लेटर में लिखा था कि उसका एक बॉयफ्रेंड बन गया है और दोनों साथ मिलकर हॉलीवुड जाकर किस्मत आजमाना चाहते हैं, लेकिन उसे डर था कि उसका सौतेला पिता इसे देख लेगा, इसलिए उसने लेटर को फ्लश टैंक में छुपा दिया था। उसने लेटर में यह भी लिखा था कि अगर भविष्य में वो एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई तो वो जरूर वापस आएगी और अपनी माँ को एक बड़े शहर में ले जाएगी। जब हम हॉलीवुड के लिए निकलेंगे तो मेरी आंखों में वो आग होगी कि हर कोई मुझे नोटिस करेगा क्योंकि मुझे प्यार हो गया है। मैरी की माँ और ज्यादा परेशान न हो इसलिए टॉम ने उन्हें उस लेटर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद वो सीधा मैरी
के बॉयफ्रेंड के घर पहुंचा। उसके बॉयफ्रेंड का पिता एक कार मैकेनिक था। टॉम ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने उनके बेटे से काफी पैसे उधार लिए हों और इस बार वो खास तौर पर वही पैसे लौटाने आया है। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने टॉम को बताया कि उसका बेटा तो अभी जेल की सजा काट रहा है, अगर पैसे वापस करने हैं तो उसे जेल जाकर ही मिलना होगा। मजबूरी में टॉम को तुरंत जेल जाना पड़ा। वहां जाकर उसे मैरी का पुराना बॉयफ्रेंड मिल गया। ये लड़का दिखने में काफी अजीब था। उसने टॉम को बताया कि लॉस एंजल्स जाने से पहले ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद से वे दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले। टॉम के बार बार पूछने पर उस लड़के ने आगे बताया कि मैरी ख्याली पुलाव पकाती थी, वो बस हॉलीवुड जाकर सुपरस्टार बनना चाहती थी, लेकिन जैसा उसका टैलेंट था ज्यादा से ज्यादा उसे उन अंडरग्राउंड फिल्म कंपनियों में कोई छोटे मोटे साइड रोल ही मिलते, शायद वैसी ही किसी जगह पर मैरी का कोई सुराग मिल सके। जेल से बाहर आने के बाद टॉम उसी दिन अपनी गाड़ी से हॉलीवुड पहुंच गया। उस लड़के की दी हुई जानकारी के आधार पर उसने वहां के सभी अलग अलग अंडरग्राउंड ठिकानों की खाक छानी, लेकिन फिर भी उसे मैरी से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला। एक दिन उसे अचानक एडल्ट्स के लिए एक बुक स्टोर दिखा। उसने सोचा कि क्यों न अंदर जाकर कुछ पुरानी मैगजीन खरीदी जाए, शायद किसी मैगजीन में उसे मैरी की कोई फोटो दिख जाए। लेकिन जब वो बिल चुका रहा था तब काउंटर पर रखे कुछ काले नकाबों ने टॉम का ध्यान खींचा। वो देखने में बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे वीडियो में उस नकाबपोश आदमी ने पहन रखे थे। इससे टॉम को तुरंत एक उम्मीद की किरण दिखी। वो जल्दी से अपने कमरे पर लौटा और वीडियो टेप चालू करके उसे ध्यान से मिलाने लगा। तभी अचानक जब उसने वीडियो को जूम किया तो उसे नकाबपोश आदमी के पीछे किसी और इंसान की परछाई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि शूटिंग वाली जगह पर नकाबपोश और कैमरामैन के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद था। लेकिन ये इंसान आखिर था कौन? टॉम ने तुरंत उस सीन का प्रिंट आउट निकाला और बिना देरी किए उस औरत को फोन किया। उसे बताया कि वीडियो वाली जगह पर एक तीसरा शख्स भी था। उसके बाद वो एक प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग एजेंसी के पास गया। वहां उसने काफी घंटे लगाकर उस परछाई वाली फोटो को साफ करवाया, लेकिन जो रिजल्ट मिला उसने टॉम को बहुत निराश कर दिया। काले कपड़ों वाले उस आदमी की सिर्फ धुंधली सी पीठ दिख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी। हॉलीवुड के इस अंडरग्राउंड काले धंधे को गहराई से समझने और सुराग ढूंढने के लिए टॉम को फिर से उसी एडल्ट बुक स्टोर पर जाना पड़ा। उसने चुपके से दुकानदार को बताया कि वह कुछ और भी खतरनाक और स्पेशल चीजें खरीदना चाहता है। जोकर जैसा दिखने वाला और अजीब कपड़े पहने ये दुकानदार, जिसका नाम जॉन था, उसने टॉम को देखते ही पहचान लिया कि वो कोई बड़ा ग्राहक है। इसलिए वो सीधा टॉम को बुक स्टोर के पीछे वाले हिस्से में ले गया। टॉम ने कहा कि वो हर दिन उसे कई डॉलर देने को तैयार है, इस उम्मीद में कि जॉन उसे हॉलीवुड के अंडरग्राउंड काले बाजार के बारे में सब कुछ बताएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जब से टॉम ने हॉलीवुड में कदम रखा था तब से ही कोई चुपके से उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसी रात जॉन टॉम को एक बहुत ही सीक्रेट अंडरग्राउंड बाजार में ले गया। यहाँ सच में कई ऐसी फिल्मों के टॉपिक थे जो टॉम ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। ये धंधा बहुत बड़े लेवल पर फैला था, यहाँ तक कि मुझ जैसा अनुभवी इंसान भी ये सब देखकर चौंक गया। टॉम का टारगेट बिल्कुल क्लियर था। उसने बस 2 ऐसे वीडियो टेप खरीदे जिनका स्टाइल मैरी वाले वीडियो से मिलता जुलता था। वो दोनों जैसे ही कमरे पर पहुंचे उन्होंने तुरंत वीडियो चालू किया। उसमें दिखाई गई खौफनाक हरकतें और क्रूरता लगभग वैसी ही थी जैसी मैरी के साथ हुई थी। वीडियो में दिख रही लीड एक्ट्रेस को बहुत ही जल्दी तड़पा कर खत्म कर दिया गया। लेकिन जिस बात ने टॉम को सबसे ज्यादा उलझन में डाल दिया वो ये थी कि दूसरे टेप वाली लड़की और पहले टेप वाली लड़की दोनों एक ही थी। क्या इसका मतलब ये था कि ये पूरी कहानी सिर्फ एक एक्टिंग थी और वो लड़की सच में नहीं मरी थी? लेकिन वीडियो के सारे सीन देखने में इतने असली लग रहे थे कि उसमें एक्टिंग का जरा सा भी नामो निशान नहीं था। इस बात ने टॉम को गहरे सोच विचार में डाल दिया। अगर ये एक्ट्रेस अभी भी जिंदा है तो शायद मैरी भी जिंदा हो सकती है। जॉन को भी इसके पीछे की पूरी कहानी नहीं पता थी। उसे बस इतना पता था कि इन फिल्मों की ज्यादातर लड़कियां एक विमेंस शेल्टर से आती है। अगली सुबह टॉम अपनी गाड़ी से उसी शेल्टर होम पहुंच गया और सच में वहां की सिस्टर ने एक ही नजर में फोटो देखकर मैरी को पहचान लिया। उसने बताया कि मैरी वहां करीब 1 महीने रुकी थी और फिर अचानक एक दिन वो कहीं गायब हो गई, लेकिन उसके कपड़े और बाकी सामान अभी भी उनके स्टोर रूम में सुरक्षित रखा था। इसके बाद सिस्टर टॉम को लेकर स्टोर रूम गई और मैरी का सूटकेस निकाला। सूटकेस में कुछ मामूली कपड़ों के अलावा एक कागज की पर्ची भी मिली। उस पर्ची पर एक फिल्म कंपनी का फोन नंबर और एड्रेस लिखा हुआ था। टॉम को शक हुआ कि शायद मैरी उसी फिल्म कंपनी में गई होगी। इसके बाद वो तुरंत अपनी कार में बैठा और पर्ची पर लिखे पते की ओर निकल पड़ा। उस फिल्म कंपनी के ऑफिस में बस एक मोटा आदमी काम कर रहा था। टॉम ने सीधा मैरी की फोटो निकाली और उस मोटे आदमी से पूछा कि क्या उसने इस लड़की को कभी देखा है। जैसे ही उस मोटे आदमी ने फोटो देखी वो एकदम से घबरा गया। वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला कि उसने इस लड़की को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। ये साफ था कि वो मोटा आदमी टॉम से झूठ बोल रहा था। अपने शक को पुख्ता करने के लिए टॉम ने तुरंत उस फिल्म कंपनी के ठीक सामने एक कमरा किराए पर ले लिया और उस मोटे आदमी पर 24 घंटे नजर रखने लगा। शुरुआत में उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो मोटा आदमी सारा दिन या तो फोन पर डींगे हाँकता रहता था या फिर जूनियर एक्टर्स को बुलाकर एक्शन फिल्मों की ट्रिक्स समझाता रहता था। कुछ दिनों तक निगरानी करने के बाद भी उसकी कोई भी चोरी नहीं पकड़ी गई। लेकिन एक रात जब उस मोटे आदमी को किसी का फोन आया तो वो जल्दी से उठा और एक सीक्रेट शूटिंग लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। टॉम ने भी ये मौका नहीं गवाया। उसने अपनी कार स्टार्ट की और चुपके से उसका पीछा करने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक एक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वो चुपके से पास की झाड़ियों में छिप गया और अंदर नजर रखने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जब वो ध्यान से सब कुछ देख रहा था तभी एक सिक्योरिटी गार्ड गश्त करते हुए अचानक से उधर ही आ गया। ये देखकर टॉम तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ और हड़बड़ाहट में उसने उस गार्ड को सीधा कचरे के ढेर में धक्का दे दिया और तेजी से वहां से फरार हो गया। अगली सुबह टॉम ने जानबूझकर उस मोटे आदमी को फोन किया। उसने उससे कहा कि वो बहुत पहले ही सब कुछ पता लगा चुका है कि 6 साल पहले मैरी नाम की वो लड़की उन्हीं के हाथों मारी गई थी। जैसे ही टॉम ने फोन काटा वो मोटा आदमी बुरी तरह घबरा गया। उसने थोड़ा सोचा और फिर तुरंत अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। ऐसा लग रहा था
कि मैरी की मौत का 100% उन्हीं से कोई लेना देना है। शुक्र है कि टॉम ने पहले से ही जासूसी वाला माइक्रोफोन लगा रखा था, जिससे वो फोन नंबर रिकॉर्ड हो गया। जॉन ने उसे चेक किया और टॉम को बताया कि ये फोन नंबर हैरी का हो सकता है। हैरी इस काले बाजार का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। उसने पहले भी कई सारे डरावने टॉपिक्स पर फिल्में बनाई है, लेकिन वो हमेशा से न्यूयॉर्क में ही रहता आया है। जॉन ने खुद आगे बढ़कर टॉम के साथ न्यूयॉर्क जाने की इच्छा जताई, लेकिन बेशक उसने एक शर्त भी रखी कि उसके आने जाने का खर्च 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। जल्द ही दोनों बिना इंतजार किए न्यूयॉर्क पहुंच गए। उसी रात बुजुर्ग महिला ने टॉम को फोन किया। उसने बताया कि केयरटेकर की जांच के अनुसार उसके पति ने साल के किसी महीने में 5 बार में बैंक से लाखों डॉलर कैश निकाले थे। इस बात ने महिला को हैरान कर दिया, क्योंकि उसका पति कभी भी पैसों का लेन देन खुद नहीं करता था। आखिर उसने इन पैसों का क्या किया, इसका जवाब किसी को नहीं पता था। टॉम ने महिला को बताया कि वो जल्द ही उस मास्क वाले आदमी की पहचान का पता लगा लेगा, लेकिन इसके लिए उसे और पैसों की जरूरत थी। महिला बिना झिझक तुरंत मान गई और बोली कि परिवार का वकील सब इंतजाम कर देगा। उस रात टॉम को नींद नहीं आ रही थी। उसने दोबारा वो वीडियो टेप चलाकर देखा तो उसे वही जाना पहचाना 5 सितारों वाला टैटू दिखा। फिर उसने तुरंत मैक्स को जगाया और पूछा कि हाथ पर स्टार टैटू वाला ये मास्क वाला आदमी कौन है। मैक्स ने बताया कि इस मास्क वाले का नाम सैम है, जो लियो का खास लीड एक्टर है। वो अक्सर ऐसी खौफनाक फिल्मों में नजर आता है, लेकिन उसने कभी सैम का असली चेहरा नहीं देखा है। वो हमेशा एक काला मास्क पहने रहता है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों लियो के ऑफिस पहुंच गए। टॉम ने सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहा कि वो एक फिल्म बनाने के लिए पैसे देना चाहता है, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। पहली, सैम नाम के मास्क वाले आदमी को ही लीड एक्टर लेना होगा, और दूसरी, शूटिंग के वक्त वो सेट पर ही रहेगा। हैरानी की बात थी कि लियो तुरंत मान गया, लेकिन उसने टॉम से एडवांस डिपॉजिट देने को कहा। दोनों ने रात को सेट पर मिलने का फैसला किया, लेकिन वहां से निकलने से ठीक पहले टॉम ने मैक्स को अगली फ्लाइट से लॉस एंजल्स लौटने को कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैक्स किसी खतरे में पड़े। टॉम ने मैक्स को एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, फिर भी मैक्स वहां से जाना नहीं चाहता था। इतने दिनों साथ रहकर मैक्स अब टॉम को अपना बड़ा भाई मानने लगा था। उसे लगता था कि वो इस इंडस्ट्री को बेहतर समझता है। भले ही उसे टॉम की जांच के बारे में सब ना पता हो, पर वो टॉम के लिए जान भी दे सकता था। ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम भूल जाओ कि हमने यहाँ क्या किया। मैं चाहता हूँ कि तुम फ्लाइट लो, लॉस एंजल्स जाओ और सब भूल जाओ। इस तरह टॉम मैक्स को विदा करके अकेला ही लियो के बताए पते पर पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि कोई लीड एक्ट्रेस नहीं थी। वहां बस वो मास्क वाला सैम पलंग पर चुपचाप बैठा था। लियो ने कहा कि एक्ट्रेस जल्दी ही आ जाएगी, पहले वो पैसे दे दे। जैसे ही टॉम ने कैश निकाला, लियो ने अचानक टॉम पर क्रॉसबो तान दिया। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे बार बार एक ही बात दोहराना पसंद नहीं, इससे मैं बेवकूफ लगता हूँ। आराम से अपनी गन मुझे दिखाओ। मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बकवास बंद करो। तभी उस फिल्म कंपनी का मोटा मालिक भी वहां आ गया। उसने सीधे टॉम को पलंग पर बांध दिया और उसे हथकड़ी लगा दी। इसी बीच दरवाजे पर एक और कार आकर रुकी। कार से जो आदमी उतरा वो टॉम का जाना पहचाना था। वो उसी बुजुर्ग महिला के परिवार का वकील था। अब समझ आया कि उनकी हर चाल का पता कैसे चल रहा था। असली मास्टरमाइंड तो ये वकील ही था। वकील ने लियो और उसके साथियों को टॉम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने को कहा, लेकिन लियो ने टॉम की पत्नी और बच्चे की तस्वीर दिखाई, क्योंकि वो वीडियो टेप अभी भी टॉम के पास था। उसने टॉम को टेप देने की धमकी दी, वरना वो उसके परिवार को मार डालेंगे। मजबूरी में टॉम को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही वो टेप लाने के लिए उठा, उसने देखा कि मैक्स को भी पकड़कर वहां लाया गया है। दरअसल मैक्स टॉम को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो छुपकर पीछे आ गया, लेकिन सैम ने उसे पकड़ लिया। लियो ने टॉम को चेतावनी दी कि अगर उसने कोई चालाकी की तो वो मैक्स को मार देंगे। इसके बाद वकील खुद टॉम को टेप लेने बाहर कार के पास ले गया। तब जाकर वकील ने पूरी सच्चाई बताई। असल में उस बुजुर्ग महिला के पति को ऐसी अजीब और घिनौनी चीजों का शौक था। वो अक्सर वकील के जरिए पैसे देकर डायरेक्टर से ऐसी खौफनाक फिल्में बनवाता था। लेकिन मैरी बहुत खूबसूरत थी। शूटिंग के दौरान सैम खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने सच में मैरी को मार डाला। बाद में महिला के पति ने $1 मिलियन देकर मामला रफादफा कर दिया था। उसे नहीं लगा था कि उसकी मौत के बाद वो टेप उसकी पत्नी को मिल जाएगा। वकील बस उस महिला को बेवकूफ बनाना चाहता था, इसलिए उसने प्राइवेट डिटेक्टिव टॉम को काम पर रखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि टॉम सच के इतने करीब पहुंच जाएगा। सच्चाई जानकर टॉम गुस्से से पागल हो गया। उसने उन्हें खूब गालियां दी और कहा कि वो लोग इंसान नहीं जानवर हैं। उन्होंने एक जिंदा लड़की की इतनी बेरहमी से जान ले ली थी। कार की डिक्की से टेप निकालते वक्त टॉम ने चुपके से एक चाकू अपनी आस्तीन में छुपा लिया और फिर शूटिंग सेट पर लौट आया। वापस आते ही उसने लियो से मैक्स को तुरंत छोड़ने को कहा, लेकिन लियो ने धोखा देते हुए सैम को मैक्स का गला काटने का हुक्म दे दिया। दर्द से तड़पते टॉम को उन लोगों ने बुरी तरह पीटा। असली टेप मिलने की तसल्ली होने के बाद लियो ने उसे जलाकर राख कर दिया। टॉम ने हताश होकर चिल्लाते हुए कहा कि जब तुम्हें $1 मिलियन मिल गए थे तो ऐसा घिनौना काम क्यों किया। ये सुनकर लियो एकदम से चौंका। कौन से $1 मिलियन? पीछे खड़े वकील ने ये सुना तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। असल में महिला के पति ने वकील को इस मामले को दबाने के लिए $1 मिलियन दिए थे, लेकिन लालची वकील ने लियो और उसके आदमियों को सिर्फ 20,000 दिए। बाकी के 9,80,000 उसने खुद हड़प लिए थे। धोखा खाने का एहसास होते ही लियो ने अपना क्रॉसबो वकील पर तान दिया, लेकिन वकील के पास भी गन थी। वो अपनी कार की तरफ धीरे धीरे पीछे हटने लगा। भागने के लिए दोनों ने एक दूसरे पर गोली चला दी और वही ढेर हो गए। पलंग पर बंधे टॉम ने अफरातफरी का फायदा उठाकर पास पड़ी गन उठाने की कोशिश की, लेकिन गलती से टेबल गिर गई। मोटा आदमी टॉम को मारने दौड़ा, पर टॉम ने एक पंच मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर पीछे से आए सैम के पेट में टॉम ने अपना छुपाया हुआ चाकू घूम दिया। टॉम के हाथ में चाकू देखकर मोटा आदमी घबराकर वकील की गिरी हुई गन उठाने कार की तरफ भागा। तब तक टॉम ने गन में गोलियां लोड कर ली, अपनी हथकड़ी खोली और वहां से तेजी से भाग निकला। जब तक मोटा आदमी गन लेकर पीछे आया तब तक वो निकल चुका था। रास्ते में टॉम ने उस बुजुर्ग महिला को फोन किया और अपनी जांच की सारी बातें उसे बता दी। महिला को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिस पति से उसने दशकों तक प्यार किया वो असल में एक दरिंदा निकला। टॉम ने कहा कि वो रात को लौटकर उससे
मिलकर पूरी बात करेगा। लेकिन जब टॉम कार से महिला के घर पहुंचा तो केयरटेकर ने रोते हुए उसे बताया कि कुछ घंटे पहले ही उस महिला ने खुदकुशी कर ली है। मरने से पहले उसने टॉम के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कृपया ये सब भूल जाओ। लगता है वो महिला इस खौफनाक सच को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने परिवार की बदनामी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए उसने मौत को गले लगा लिया। लेकिन अब टॉम बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। भले ही लियो और वकील मारे गए थे, लेकिन वो मोटा आदमी और घायल सैम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है टॉम भी उन दोनों को बख्शने वाला नहीं था। उसे मैरी और मैक्स की मौत का बदला लेना था। इसके लिए टॉम अपनी कार से फिर से हॉलीवुड गया। वहां पहुंचते ही उसने मोटे आदमी पर बंदूक तान दी। उसने उससे सैम की असली पहचान पूछी, लेकिन मोटे आदमी ने कहा कि उसने भी कभी सैम की शक्ल नहीं देखी। वो हर बार मास्क पहनकर आता था, यहाँ तक कि लियो ने भी कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। फिर टॉम मोटे आदमी को उसी जगह ले गया जहाँ उन्होंने मैरी को मारा था। वहाँ मोटे आदमी ने बताया कि उन्होंने मैरी को कैसे बेरमी से मारा। टॉम को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब वो मोटा आदमी ये सब इतने जोश के साथ बता रहा था। उसके चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। गुस्से में पागल होकर टॉम ने उसे खंभे से बांध दिया और उसे गोली मारने वाला था। लेकिन वो मोटा आदमी डरा नहीं, बल्कि टॉम को डरपोक कहकर चिढ़ाने लगा। उसे लगा कि टॉम की गन रजिस्टर्ड है, इसलिए वो गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इस बार वो गलत था। टॉम ने गन के पिछले हिस्से से उसे तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। फिर उस पर पेट्रोल डाला और उस शैतान को जिंदा जलाकर राख कर दिया। इसके बाद टॉम ने पुलिस बनकर कई अस्पतालों में फोन किया और पूछा कि क्या कल रात कोई ऐसा आदमी आया था जिसके पेट में चोट लगी हो। दर्जनों अस्पतालों में कॉल करने के बाद आखिरकार एक अस्पताल से सैम की जानकारी मिल गई। अस्पताल के बताए पते पर टॉम जल्द ही सैम के घर के बाहर पहुंच गया। बारिश की रात का फायदा उठाकर वो चुपके से बेसमेंट में घुस गया, लेकिन सैम पहले से ही तैयार था और उसने चाकू से हमला कर दिया। गनीमत रही कि टॉम ने फुर्ती दिखाई और बच गया। दोनों के बीच उस तंग बेसमेंट में जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। सैम ने टॉम को जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया। तभी जैसे ही टॉम ने अपनी गन उठाने की कोशिश की, सैम ने पीछे से आकर उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन सबको पता है कि फिल्मों में विलेन अक्सर ज्यादा बोलने की वजह से मारे जाते हैं। सैम ने टॉम को दबाकर अपनी खौफनाक दास्तान सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि उसे लड़कियों को तड़पा कर मारने और उनकी जिंदगी को कंट्रोल करने में मजा आता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बकवास खत्म कर पाता, टॉम ने पलटवार कर दिया। गन उठाकर टॉम ने उसे अपना मास्क हटाने को कहा। अब सैम की सारी हैकड़ी निकल चुकी थी और उसने चुपचाप अपना मास्क उतार दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि टेप में दिखने वाला वो खूंखार दरिंदा असल में एक बहुत ही मासूम और सीधे सादे इंसान जैसा दिखता है। उसने कहा कि वो एक खुशहाल परिवार से है और बचपन से ही उसे अपने माता पिता का बहुत प्यार मिला है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वो ऐसा दरिंदा कैसे बन गया। जब तक सैम किसी बूढ़ी औरत की तरह लगातार अपनी सफाई देता रहा, टॉम का सब्र टूट गया और उसने सीधे चाकू निकालकर उसके दिल में घूम दिया। जब सैम पूरी तरह शांत हो गया, तब जाकर टॉम लड़खड़ाता हुआ अस्पताल की तरफ बढ़ा। घर लौटकर टॉम फूट फूट कर रोया। वो बहुत दिनों तक इस खौफनाक सदमे से उबर नहीं पाया। एक अनजान लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए उसने लगभग अपनी जान ही दे दी थी। कुछ दिन बाद जब टॉम अपना बगीचा साफ कर रहा था तो उसे एक चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी मैरी की माँ ने भेजी थी। उसने टॉम को उसकी बेटी के लिए किए गए सब कुछ के लिए बहुत शुक्रिया कहा था। भले ही वो सारे दरिंदे मारे गए थे, लेकिन बेटी की मौत ने उन्हें इतना गहरा सदमा दिया था जो अभी भी उन्हें तड़पा रहा था। सच तो यह है कि वो टॉम से थोड़ा नफरत भी करती थी। उन्हें नफरत थी कि टॉम ने उन्हें वो कड़वा सच बता दिया जिससे उन्हें अपनी बेटी की दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद वो जानती थी कि इस दुनिया में टॉम ही अकेला ऐसा इंसान था जिसने सच में मैरी की परवाह की और उसे इंसाफ दिलाया। निकोलस केज की क्लासिक फिल्मों में से एक 8 मिलीमीटर सिर्फ एक थ्रिलर फिल्म नहीं है, बल्कि ये इंसानी फितरत के अंधेरे और लालच को बहुत गहराई से दिखाती है। इस फिल्म में सस्पेंस के साथ साथ गहरा मैसेज भी है। निकोलस केज ने अपनी दमदार एक्टिंग से टॉम के किरदार को जिंदा कर दिया है। शुरू में शक, फिर कश्मकश और अंत में इंसाफ के लिए खड़े होने के सफर को उन्होंने बहुत खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म का अंत दिल तोड़ने वाला है, लेकिन ये हमें सिखाता है कि सिर्फ अपनी इंसानियत को जिंदा रखकर ही हम बुराई से लड़ सकते हैं और सच का साथ दे सकते हैं।